गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था। अर्थात जो ग्रामीण और नगरीय समाज में इसमें किस तरीके से बदलाव हुआ है, प्राचीन समय में किस तरीके का था, वर्तमान में किस तरीके का है, ये सब हम अध्ययन करेंगे। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि परिवर्तनीय समाज का अपरिवर्तनीय पक्ष है। आधुनिक समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को ये याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होती कि परिवर्तन हमारे समाज की एक विशिष्ट पहचान है। अर्थात सभी व्यक्ति ये जानते हैं कि परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो हर जगह होती है। वास्तव में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में उद्भव 17वीं से 19वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप समाज में तीव्र गति से बदलते परिवेश को समझने के प्रयास में हुआ। अर्थात जो यूरोप है, यूरोप में 17वीं से लेकर 19वीं सदी के बीच में बहुत सारे परिवर्तन हुए। उनको लेकर जो परिवर्तन है उनको हम अध्ययन करते हैं। सामाजिक परिवर्तन आधुनिक जीवन का एक आम तथा चिर परिचित सत्य है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से भी ये सर्वथा नवीन तथा हाल ही की सच्चाई है। अर्थात जो सामाजिक परिवर्तन है इसमें तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं तो उसमें भी हमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है। इसके बाद में ये अनुमान लगाया जाता है कि मानव जाति का पृथ्वी पर अस्तित्व तकरीबन 5 लाख वर्षों से है, परंतु उनकी सभ्यता का अस्तित्व मात्र 6000 वर्षों से ही माना जाता रहा है। इन सभ्य माने जाने वाले वर्षों में पिछले मात्र 400 वर्षों से ही हम लगातार एवं तीव्र परिवर्तन देखे हैं। इन परिवर्तनशील वर्षों में भी इसके परिवर्तन में तेजी मात्र पिछले 100 वर्षों में आई है। जिस गति से परिवर्तन होता है वह चूँकि लगातार बढ़ता रहता है। शायद ये सही है कि पिछले 100 वर्षों में सबसे अधिक परिवर्तन प्रथम 50 वर्षों की तुलना में अंतिम 50 वर्षों में और आखिरी 50 वर्षों के अंतर्गत पहले 30 वर्षों की तुलना में विश्व में परिवर्तन अंतिम 20 वर्षों में अधिक पाया। अर्थात हम 100 वर्ष को बांटें तो 50-50 वर्ष में बांटेंगे तो अंतिम जो 50 वर्ष है इनमें परिवर्तन ज़्यादा हुए, और अगर 50 वर्ष को भी बांटते हैं तो जो शुरू के 30 वर्ष है इसमें कम और अंतिम जो 20 वर्ष है इसमें ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देते हैं। परिवर्तन जो वस्तुओं को बुनियादी और तौर पर बदल देते हैं। परिवर्तन का बड़ा होना मात्र इस बात से नहीं मापा जाता कि वह कितना परिवर्तन लाता है, बल्कि परिवर्तन के पैमाने से, अर्थात समाज के कितने बड़े भाग को उसने प्रभावित किया है। दूसरे शब्दों में परिवर्तन दोनों सीमित तथा विस्तृत तथा समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाला होना चाहिए ताकि वह सामाजिक परिवर्तन के योग्य हो सके। अर्थात परिवर्तन को जब हम देखेंगे तो परिवर्तन हो सकता है कि छोटा भी हो सकता है कि बड़ा भी हो सकता है। अर्थात हमें कहीं ना कहीं हमें समाज में परिवर्तन दिखाई देगा, चाहे इसे वो कम मात्रा में दिखाई दो चाहे ज़्यादा मात्रा में हो, लेकिन परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा दिखाई देता रहता है और हमेशा परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार के मापदंडों के बावजूद सामाजिक परिवर्तन एक विस्तृत शब्द है। इसे और विशेष बनाने के लिए स्रोतों अथवा कारकों को अधिकतर वर्गीकृत करने की कोशिश की जाती है। प्राकृतिक आधार पर अथवा समाज पर इसके प्रभाव अथवा इसकी गति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। उदाहरण के लिए ऐसे परिवर्तन को उद्विकास का नाम दिया जाता है। अर्थात सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं इसको हम उद्विकास के नाम से जानते हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक धीरे धीरे होता रहता है। ये शब्द प्राणीशास्त्र चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया, जिन्होंने उद्विकासीय सिद्धांत के द्वारा ये प्रतिपादित किया कि कैसे जीवित प्राणी विकसित होते हैं। कई शताब्दियों अथवा कभी कभी सहस्त्राब्दियों में धीरे धीरे, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष और सहस्त्राब्दी का मतलब होता है 1000 वर्ष में, धीरे धीरे अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में ढालकर बदलते रहते हैं। डार्विन के सिद्धांत ने योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार पर बल दिया। केवल वह जीवधारी जीवित रहने में सफल होते हैं जो अपने पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। इनका कहना यह है कि वो प्राणी जीवित रहते हैं जो अपने आप को वातावरण या पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। जो ढाल लेते हैं उनका तो जीवन पाया जाता है और जो नहीं ढाल पाते उनका जीवन नहीं पाया जाता।
और अपने आप को ढालने में सक्षम नहीं होते हैं तथा इसे धीमी गति से करते हैं, लंबे समय में नष्ट हो जाते हैं। डार्विन ने यह सुझाया कि मनुष्य की उत्पत्ति समुद्री जीवों अर्थात अथवा मछलियों के विभिन्न प्रकारों से भूमि पर रहने वाले स्तनपायी, उसमें विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए उच्चतम अवस्था जहां बंदरों तथा गोरिल्लों के विभिन्न प्रकार से अंत में होमोसेपियंस अथवा मनुष्य के रूप में उत्पत्ति हुई। यद्यपि डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक प्रक्रियाओं को दिखाता है, इसे शीघ्र सामाजिक विश्व में स्वीकृत किया गया, जिसे सोशल डार्विनिज्म के नाम से जाना गया है। ऐसा सिद्धांत जिसने अनुकूली परिवर्तन की महत्ता पर बल दिया। उद्विकासीय परिवर्तन के विपरीत परिवर्तन जो तुलनात्मक रूप से शीघ्र अथवा अचानक होता है, कभी कभी उसे क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। अर्थात धीरे धीरे परिवर्तन होता है, उसमें तो ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता, लेकिन जब परिवर्तन एक साथ तीव्र गति से हो जाता है तो उसे क्रांतिकारी परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः राजनीतिक संदर्भ में होता है, जहां समाज में शक्ति की संरचना में शीघ्रतापूर्वक परिवर्तन लाकर इसे चुनौती देने वाले द्वारा पूर्व सत्ता वर्ग को विस्थापित कर लिया जाता है। इसके उदाहरण फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 93 अथवा सोवियत या 1917 की रूसी क्रांति है। रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। ठीक है। सामान्य रूप से इस शब्द का प्रयोग तेज, आकस्मिक तथा अन्य प्रकार के संपूर्ण परिवर्तनों के लिए भी कुछ शब्द जैसे औद्योगिक क्रांति अथवा संचार क्रांति, औद्योगिक क्रांति जिसमें उद्योगों से संबंधित क्रांति होती है, और संचार क्रांति जिसमें संचार से संबंधित क्रांति होती है। ठीक है, बाकी का हम कल पढ़ेंगे।